Hello, children. How are you? You're fine. Stay at home. I'm also fine. I'll stay at home because there is a coronavirus. So stay at home and safe. Okay. Now today's topic is Galileo's observation. आज बच्चों हम बात करेंगे गैलीलियो ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे। गैलीलियो जो साहब थे, अंकल थे गैलीलियो। गैलीलियो अंकल ने क्या देखा? उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? मोशन ऑफ अ बॉडी। गैलीलियो साहब ने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? मोशन ऑफ अ बॉडी। मोशन ऑफ अ बॉडी। होता क्या है, जो भी हमारे सामने इन्वेंशंस आई हैं या डिस्कवरी आई हैं, जितने भी इन्वेंशन हो और डिस्कवरी, कुछ इन्वेंशन उसमें एक्सीडेंटली आ गए, कुछ डिस्कवरी एक्सीडेंटली आ गई, और इन्वेंशन भी ऐसे ही कुछ हुए। लेकिन इन्वेंशन में ज़्यादातर देखा गया कि किसी चीज़ की चाह होती है तब जाके हम वो चीज़ इन्वेंट कर पाते हैं। नेसेसिटी होती है तब हम उस चीज़ का इन्वेंशन कर पाते हैं। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसी तरह डिस्कवरी भी यही है। तो अगर वो ऑब्जर्व नहीं करते बॉडी के मोशन के बारे में तो अपनी थ्योरी नहीं दे पाते। उन्होंने ऑब्जर्व किया, बॉडी मोशन कर रही थी, रेस्ट में थी, उनकी पोजीशन चेंज हो रही थी, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, ये सारी चीज़ें वो देखते थे ऑब्जर्व किया। तो उनके दिमाग में एक एक्सपेरिमेंट आया कि हम ऐसा करके देखें तो क्या हमें रिजल्ट मिलता है, क्या कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या लिया? फ्रिक्शनल लेस इंक्लाइन प्लेन लिया। क्या लिया बच्चों? फ्रिक्शनल लेस इंक्लाइन प्लेन। एक फ्रिक्शनल लेस इंक्लाइन प्लेन लिया, ठीक है, इस तरह से, और फिर बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व किया। ये है जैसे चलिए मैं यहां बना लूं, ये लिया, ठीक है। इस तरह से उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन लिया और ये और ये, ठीक है, इस तरह से ये एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, ठीक है। यहां से हम देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये h हाइट है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? h। ये एंगल कितना है? थीटा। थीटा क्या है सर? थीटा बताओ, मैं थीटा समझ में नहीं आ रहा। ये थीटा को, ये थीटा, जिन्होंने हमारे मोशन के वीडियो देखे होंगे वो थीटा को समझ गए होंगे कि थीटा क्या है। थीटा एक एंगल है, एंगल को डिनोट करने के लिए एक सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर भी एक एंगल है। ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये वाली भी जो डिस्टेंस हमने ले रखी है यहाँ पर, ये ऐसे गया, हाँ ठीक है। ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये भी डिस्टेंस कितनी है? ये भी डिस्टेंस है h। कितनी है बच्चों? h डिस्टेंस। ये हाइट भी हमारी h है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये एंगल है हमारा थीटा 1। थीटा 1। तो उन्होंने अलग अलग तरीके से अपना ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने यहाँ मार्बल की बॉल को इस तरह से रखा, यहाँ से ऐसे रखा और ड्रॉप किया। तो उन्होंने ये देखा कि मार्बल की बॉल ये जा रही, ऐसे ऐसे गई और ये वापस फिर यहाँ तक पहुंची, वापस यहाँ तक पहुंची और फिर वापस आने लगी। जब वो स्लोप डाउन हो रही थी, यहाँ आई मार्बल की बॉल, यहाँ आई मार्बल की बॉल, ठीक है, यहाँ आई मार्बल की बॉल, इस तरह से मार्बल की बॉल आती गई, ठीक है, ये, ठीक है, स्लोप डाउन हुई। तब उसकी स्पीड क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी, उसकी स्पीड, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। उसके बाद फिर वो यहाँ तक पहुंची, फिर वो ऐसे जाने लगा, ये डाउन अप होने लगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ तक, और वो यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, यहाँ तक पहुंची। उसके बाद फिर वो डाउन आने लगी, तो उसकी स्पीड कम होने लगी। यानी कि उन्होंने ये देखा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो माना उन्होंने s, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस s,
और यहां से यहां तक का डिस्टेंस उन्होंने माना S1 और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया इफ थीटा इज इक्वल टू θ1, ठीक, इफ थीटा इज इक्वल टू θ1 देन S इज इक्वल टू S1, S इज इक्वल टू S1, यानी कि उन्होंने जहां से उसको फेंका था, थ्रो किया था, उसने जितनी डिस्टेंस यहां तक कवर किया तो उसने अपवर्ड भी उतनी ही डिस्टेंस कवर किया। अगर ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है, थीटा और θ1 इक्वल इंक्लाइन एंगल हैं इस सरफेस के साथ, तो उतनी ही डिस्टेंस उसने कवर की जितनी यहाँ की डिस्टेंस थी। अब उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा डिस्टेंस को, इस एंगल को डिक्रीज कर दिया। उन्होंने एंगल को क्या किया, यहां से लिया और एंगल को डिक्रीज कर दिया, ये गया, ये गया, ये, ठीक है, एंगल को डिक्रीज कर दिया यहां तक, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा, और ये हाइट है हमारी h, कितनी हाइट है बच्चों, h, सेम हाइट। अब उन्होंने देखा कि एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया हमारा θ2, θ2। अब उन्होंने क्या किया कि इफ, मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, ग्रीन मार्कर से समझ में आएगा, इफ थीटा इज स्मॉलर देन द θ2, स्मॉलर देन द θ2, भाई इसकी वैल्यू थीटा की ज्यादा है। अब उन्होंने एंगल को डिक्रीज कर दिया, एंगल को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, या हम ये कहें कि जो θ2 है वो स्मॉलर है थीटा से, θ1 से। थीटा क्योंकि थीटा अभी तो थीटा के इसको इक्वल है, अभी यहाँ पर इक्वल है, तो ये θ1 हम कह सकते हैं कि नहीं, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, और लिख लो, चलो एक केस और लिख ले रहे हैं, θ2 इज स्मॉलर देन θ1, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एंगल को डिक्रीज किया। तब उन्होंने क्या देखा, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो जो डिस्टेंस थी S2 डिस्टेंस थी, इसको हमने मान लिया कि S2, ये डिस्टेंस हमारी S2 होगी। S2 डिस्टेंस जो थी वो ग्रेटर थी S1 से, या हम ये कहें कि जो S2 डिस्टेंस थी वो ग्रेटर थी S से, क्योंकि यहाँ पे S इज इक्वल टू S1 था पहले केस में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि S2 जो है वो बड़ी है, या S2 जो बड़ी है वो S से बड़ी है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो ज्यादा कवर की। जो मार्बल था वो मार्बल यहाँ से गया, यहाँ से गया, अब वो यहाँ पर गया, ठीक है, ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, तो उसने सेम हाइट कवर करने के लिए डिस्टेंस ज्यादा कवर की, सेम हाइट कवर करने के लिए डिस्टेंस उसने ज्यादा कवर की। ये ऑब्जर्व किया उन्होंने अपने सेकंड टाइम में, इसी एक्सपेरिमेंट के सेकंड टाइम में। तीसरी चीज उन्होंने क्या देखी, इस सरफेस को हम थोड़ा, ही सरफेस है हमारा, सरफेस को और बढ़ा दें। अब उन्होंने क्या किया, ब्लू मार्कर का है ये दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इसका एंगल और डिक्रीज कर दिया, इसका एंगल और डिक्रीज कर दिया, ये यहाँ तक, ठीक, इस तरह से और डिक्रीज कर दिया। ये यहाँ से देखो, ये सेम हाइट है, ये देखो, ये यहाँ पे भी हम मिला दें, देखो ये समझ में आएगा आपको कि सेम हाइट है, ठीक है, सेम हाइट। अब ये हाइट हमारी सेम है, मैं ब्लू मार्कर से, अलग अलग मार्कर से इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको अलग अलग बिल्कुल दिखे कि उन्होंने किस तरह से ऑब्जर्वेशन अपना किया। अब ये जो एंगल था, अब ये एंगल हमने ले लिया θ3, अब क्या ले लिया, एंगल ले लिया θ3। तो अब तीसरा केस हमारे पास क्या बना कि इफ θ3 की जो वैल्यू है वो स्मॉलर है किससे, θ1 से कह लें हम, या θ2 से कह लें, θ2 से। जब θ2 से कम होगी तो θ1 से भी कम होगी और θ से भी कम होगी। तब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तब इन्होंने ऑब्जर्व किया अगर ये डिस्टेंस हम S3 मान लें तो ये S3 की डिस्टेंस होगी वो ग्रेटर होगी S2 से बिल्कुल होगी। अगर S2 से ग्रेटर है तो S1 से भी ग्रेटर होगी और S से भी ग्रेटर होगी। तो उन्होंने अपने 3 बार ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, तीनों बार में ये देखा कि अगर ये फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, यानी यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, फ्रिक्शनल लेस सरफेस ही क्यों लिया, वो कोई और सरफेस ले लेते, अगर वो कोई और सरफेस लेते तो वहां पे फ्रिक्शनल काम करता। तो उन्होंने एक ऐसा सरफेस लिया कि जो फ्रिक्शनल लेस हो, या हम ये कहें कि जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, मतलब थोड़ा बहुत अगर है भी तो उसको नेग्लिजिबल करके इक्वल टू जीरो के कर दिया। तो इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पे उन्होंने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया
कि एक हाइट से मार्बल बॉल को स्लोप डाउन किया तो उन्होंने देखा कि वो सेम हाइट तक गई और उन्होंने जो डिस्टेंस देखा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस कवर किया जब एंगल सेम थे। दूसरे केस में उन्होंने एंगल कम कर दिया, एंगल डिक्रीज करने पे जो डिस्टेंस थी वो ज्यादा कवर हुई। क्यों कवर हुई ज्यादा? क्योंकि उसे उसी हाइट तक जाना था जिस हाइट से उन्होंने ड्रॉप किया था, तो उसी हाइट तक मार्बल गया। फिर क्या किया उन्होंने, अब एंगल और कम कर दिया, θ3 और कम कर दिया अपने θ2 से, यानी जब θ2 से कम हुआ तो θ से भी कम हुआ। तो उन्होंने ये देखा कि जो डिस्टेंस थी, जितनी हाइट से हमने यहाँ से ड्रॉप किया था, उतनी हाइट को गेन करने के लिए उसने ज्यादा डिस्टेंस, मार्बल ने ज्यादा डिस्टेंस कवर की। तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एंड, उनका कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन देखो बच्चों, कंक्लूजन क्या कंक्लूजन था? एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स an external unbalanced force required to initiate the motion of a body, यानी कि from rest, motion of a body from rest, initiate the motion of a body, but no external unbalanced force, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, चलिए, no external unbalanced force needed to sustain motion of a body, ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? कि एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द मोशन ऑफ अ बॉडी। इनिशिएट का मतलब होता है कि किसी बॉडी के मोशन को स्टार्ट करने के लिए एक अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होती है। क्योंकि अगर हम ये मार्बल को यहाँ पर नहीं रखते, उठा के हम फोर्स इस पे नहीं लगाते, इंक्लाइन प्लेन था इसलिए ये स्लोप डाउन हो गया। अब कोई बॉडी अगर रखी है प्लेन सरफेस पे, अगर उसको मूव करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। यानी कहने का मतलब उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होती है बॉडी के मोशन को स्टार्ट करने के लिए। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया फ्रॉम रेस्ट। इनिशिएट द मोशन ऑफ अ बॉडी का मतलब है कि इसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। लेकिन नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नीडेड टू सस्टेन अ मोशन ऑफ अ बॉडी। लेकिन अगर बॉडी मोशन में आ गई और फिर वहां पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं भी एक्सर्ट कर रहा तो वो बॉडी कंटिन्यूअसली मोशन में ही रहेगी। तो उन्होंने ये देखा यहां तक आ गया कि वो सेम हाइट तक कवर किया। अब अगर उन्होंने कहा कि इसको हम और डिक्रीज कर दें और सरफेस को हॉरिजॉन्टल कर दें, अभी तक इंक्लाइन ले रहे थे, अब इसको हम हॉरिजॉन्टल कर दें, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, यानी कि एंगल ना बना के बल्कि हॉरिजॉन्टल कर दें, तो यहां से जिस हाइट से हमने मार्बल को ड्रॉप किया है वो वही हाइट गेन करने के लिए हॉरिजॉन्टली बहुत डिस्टेंस तक जाएगी, जिस डिस्टेंस से, जिस हाइट से उसको ड्रॉप किया गया था। तो ये उन्होंने कंक्लूजन अपना निकाला कि किसी भी बॉडी के मोशन को स्टार्ट करने के लिए, मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स के नीडेड होता है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखने के लिए कोई अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे आप बॉल को सरफेस पे रोल करो, अगर फ्रिक्शनल लेस सरफेस है तो समझ लो कि वो आपने जिस फोर्स से ड्रॉप किया है वो आगे तक कंटिन्यूअसली मूव करेगी। तो ये था हमारा गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन। इनको गैलीलियो ऑब्जर्वेशन को प्रॉपर तरीके से लोग समझ नहीं पाए, इनके ऑब्जर्वेशन को। तो हमारे जो न्यूटन साहब थे उन्होंने इनकी थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से समझा और अपने कुछ लॉज दिए। न्यूटन ने 3 लॉज दिए, उनमें से आज हम पहले लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूटन के फर्स्ट, तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको गैलीलियो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने अपने 3 लॉज दिए। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने गैलीलियो की थ्योरी को ऑब्जर्व किया और उसको पढ़ा, समझा, स्टडी किया, फिर उन्होंने अपना कुछ कंक्लूजन निकाला। उस कंक्लूजन पे हम बाद में पहुंचेंगे, पहले यहाँ पर समझ लो। जैसे ये एक सरफेस है बच्चों, ये एक सरफेस है, यहाँ पर एक ये बॉल रखा हुआ है, ये सरफेस हो गया हमारा, इस सरफेस पे एक बॉल रखा हुआ है और ये बॉल अभी किस में है, रेस्ट में। ये जो बॉल है वो रेस्ट में है। अब हमें बच्चों एक चीज बताओ, ये बॉल रेस्ट में कब तक रहेगा? ये बॉल रेस्ट में इस सरफेस पर, ये एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पर ये रेस्ट में कब तक रहेगा बच्चों? या हम आपसे ये कहें कि बच्चों ये बॉल जो रखा है ये रेस्ट में है, आपको इसको मोशन में लाना है, आपको इसको मोशन में लाना है, तो आप क्या करोगे? फोर्स एक्सर्ट करोगे, या तो यहां से फोर्स लगाओगे या यहां से फोर्स लगाओगे, ठीक है। ऊपर से फोर्स लगाओगे तो नीचे सरफेस है तो कोई मतलब नहीं, या तो यहां से मोशन में लाने के लिए या तो राइट से लेफ्ट लगाओगे या लेफ्ट से राइट फोर्स लगाओगे, यानी आप क्या करोगे, आप इस पर एक फोर्स लगाओगे, क्या एक्सर्ट करोगे? अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे आप इस पर। कैसे लगाओगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड क्यों? क्योंकि हमने आपको बैलेंस अनबैलेंस फोर्स में बताया था कि जो बैलेंस फोर्स होता है, बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, ओनली इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। बैलेंस फोर्स आपके बॉडी के पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल दिया, जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा हो बैलेंस अनबैलेंस फोर्स का, वो यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें बैलेंस अनबैलेंस फोर्स मिसवाही एजुकेशन, वहां के फर्स्ट वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, अनबैलेंस फोर्स लगाया तो ये बॉडी किस में हो गई? अब ये बॉडी यहां पर मोशन में हो गई। अब बॉडी किस में आ गई? मोशन में। जैसे ही आपने अनबैलेंस फोर्स लगाया ये मोशन में आ गई। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। एक दूसरा हम एग्जाम्पल यहाँ पे और लेके चलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये एक सरफेस है और ये बॉल है। ठीक है, ये बॉल मोशन में है, ये मोशन में है। किस में है? मोशन में। अब हमने माना ये बॉल मोशन में चल रही है, अब हमने कहा बच्चों ये कब तक चलती रहेगी? ये कब तक चलती रहेगी? जब तक ये सरफेस फ्रिक्शनल लेस है, तब तक। या हम कहें ये बॉल है जो चल रही है, मोशन में है, इसको आप रोको, तो आप क्या करोगे? फोर्स एक्सर्ट करोगे। इसका जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप फोर्स लगाओगे, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे अपोजिट टू द मोशन ऑफ अ बॉडी। तब इस बॉडी की पोजीशन को मोशन से आप किस में ले आओगे? तब ये बॉडी मोशन से किस में हो जाएगी? जैसे ही आपने अनबैलेंस फोर्स लगाया तब ये बॉडी किस में हो जाएगी? तब ये बॉडी हो जाएगी आपकी रेस्ट में। तब ये बॉडी आ जाएगी, रुक जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। बहुत अच्छी तरह से हमने वो बताया था आपका बैलेंस अनबैलेंस फोर्स में कि अनबैलेंस फोर्स ही बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में। जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आप जैसे एंटर करते हो क्लासरूम में तो आपको एक कबर्ड कॉर्नर पे प्लेस दिखाई देती है। आप ऑब्जर्व करते हो उस कबर्ड को, तो वो लंच में भी वहीं पर रखी थी और इवन जब आपकी छुट्टी होने लगती है तब भी वो कबर्ड उसी कॉर्नर पे रहती है। चेंज होती है, दिखती है, चेंज नहीं दिखती। लेकिन जो टीचर चेयर होती है उसको आप ऑब्जर्व करते हो तो चेयर कभी अपनी पोजीशन चेंज कर लेती, कभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, कभी यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाती, कभी वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाती। क्यों हो जाती है शिफ्ट? क्योंकि टीचर्स आते हैं तो वो अपने चेयर को
यहाँ वहाँ शिफ्ट करके एडजस्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि उन्हें बोर्ड पर या स्मार्ट बोर्ड पर समझाना है या बैठकर कुछ लेक्चर देना, तो अपने अकॉर्डिंग चेयर को शिफ्ट करते हैं, चेयर पर फोर्स लगाते हैं, तब उसकी पोजीशन चेंज होती है। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यूसली रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? जब तक कोई उसमें एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगे, यह भी बताया। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्सर्ट नहीं करे। यही चीज न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया। फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या बताया? पहले पॉइंट में उन्होंने बताया, इफ अ बॉडी is at rest, remains at rest, ठीक है, remains, if a body at rest remains at rest until remains at rest, कब तक? when an external unbalanced external unbalanced force applied on it to change its state. If a body is at rest, remains at rest when an external force applied on it to change its state. जब हम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो इसका स्टेट का मतलब रेस्ट या मोशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे रेस्ट वाला सेकंड पॉइंट में उन्होंने ये बताया, अ बॉडी इज इन मोशन कंटिन्यू in motion when an external unbalanced force applied on it to change its state. ये अलग अलग उन्होंने ऑब्जर्व किया। न्यूटन साहब ने गैलीलियो साहब की थ्योरी को पढ़ा और ऑब्जर्व किया, अपना एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया और 2 पॉइंट दिए। इन दोनों पॉइंट को बच्चों इन दोनों पॉइंट को बच्चों हम लोग मिला के ही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। क्या है फर्स्ट लॉ? अब लॉ लिख रहे हैं, ये आपको समझाया, अब लॉ लिख रहे हैं। लॉ क्या है कि अ बॉडी इज एट रेस्ट, remain at rest. A body is at rest, remain at rest, and in motion, और लिख लीजिए, और in motion continue moving in a straight line, continue moving in a straight line until and unless an external unbalanced force applied on it to change its state, तो ये था बच्चों हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्या था न्यूटन का फर्स्ट लॉ? कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा के उसकी बॉडी की पोजीशन को चेंज नहीं किया जाए। तो ये न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया बच्चों। क्या? कि अ बॉडी इज एट रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट
or a body is in motion, continue moving in a straight line until and unless an external force is applied on a body on it to change its state. क्लियर बच्चों? तो आज के इस वीडियो में हमने आपका गैलीलियो ऑब्जर्वेशन बताया और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया. आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया बच्चों तो हमारे ये वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.